हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकृति और आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है दिल्ली के सुल्तान। और इसमें चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि दिल्ली के कैसे जो है 12वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण शहर बनी और दिल्ली में क्या क्या कौन कौन सुल्तान बनते गए, किस किस का राजवंश कैसे कैसे बढ़ता गया, कैसे कैसे चलता गया, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमने अध्याय 2 में देखा था कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया था कि अध्याय 2 में जो था हमने कोई भी ऐसा जो राज्य नहीं पढ़ा था, मतलब जिसकी राजधानी दिल्ली हो, है ना। इसका क्या कारण था कि दिल्ली जो है वो 12वीं शताब्दी में ही महत्वपूर्ण शहर बना है। तालिका 1 पर नज़र डालिए। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी थी और 12वीं सदी के माध्यम में तोमरों को जो है मतलब अभी देखते हैं हम ज़रा। पहले तालिका 1 पर नज़र डालते हैं। ये देखिए तालिका 1। सबसे पहले वो राजपूत वंश थे। राजपूत वंशों में फिर उसके बाद तोमर वंश थे। फिर तोमरों में अनंगपाल जो थे राजा, उनका 1130 से 1145 तक का शासनकाल था। फिर चौहान आए, पृथ्वीराज चौहान, इनका शासनकाल 1175 से 1192 था। फिर प्रारंभिक तुर्की शासक आने शुरू हो गए थे। तुर्की शासक का शासनकाल 1206 से 1290 तक था। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक था, इनका शासनकाल 1206 से 1210 तक था। इल्तुतमिश था, सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश, इनका शासनकाल 1210 से 1236 तक था। इसके बाद रजिया सुल्तान हुई और गयासुद्दीन बलबन थे, इनका 1236 से 1240 साल तक शासनकाल था। गयासुद्दीन बलबन का 1266 से 1287 तक था। ये इल्तुतमिश का मकबरा है। मकबरा क्या होता है? कबर। खलजी वंश आया और इसमें 1290 से लेकर 1320 तक खलजी वंश रहा। जलालुद्दीन खिलजी जो थे ये इसके राजा थे पहले, और इनका शासनकाल 1290 से लेकर 1296 तक चला। अलाउद्दीन खिलजी आए, फिर उनका शासनकाल 1296 से लेकर 1316 तक चला। और उसके बाद आए तुगलक वंश। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 तक रहे। ये मोहम्मद तुगलक का शासनकाल 1324 से 1391 तक रहा। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से लेकर 1388 तक रहा। ये अल्लाही दरवाज़ा है, अलाउद्दीन खिलजी का द्वारा बनाया गया है ये। उसके बाद आया सैयद वंश। सैयद वंश के राजा थे खिज्र खान और इनका शासनकाल 1400 लेकर 1421 तक रहा। लोधी वंश का शासनकाल, ये इसमें बहलोल लोधी राजा थे और 1451 से लेकर 1489 तक इनका शासनकाल रहा। अब हम चैप्टर फिर से स्टार्ट करते हैं। तालिका 1 पर नज़र डालिए। पहल तैमूर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी थी? 12वीं सदी के मध्य में तैमूरों को अजमेर के चौहान जो पहले चहामान के नाम से भी जाने जाते थे, और चौहानों ने उसे परास्त कर दिया था तैमूरों को। तैमूरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई थी। यानी कि इन्हीं के शासनकाल में, राज्यकाल में वाणिज्य की महत्वपूर्ण केंद्र बन गई थी दिल्ली। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे। मतलब यहाँ पे जो सिक्के ढाले जाते थे उन्हें देहलीवाल कहा जाता था और वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ 13वीं सदी आरंभ में हुई थी दिल्ली सल्तनत की स्थापना, और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बड़े बड़े क्षेत्र पर फैल रहा था। मतलब इसका जो नियंत्रण था वो भारत के बड़े बड़े क्षेत्रों में फैल रहा था। और तालिका 1 पर फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं, तोमर वंश और सैयद वंश है ना, ये सब। जिस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों के अनेक नगर बसाए गए थे सुल्तानों ने। और इसे मानचित्र 1 में दिखाया गया है। दिल्ली कोहना, सीरी और जहाँपना को पहचानिए। दिल्ली कोहना, ये दिल्ली कोहना है, जहाँपना है, ये सब है, और सीरी। दिल्ली कोहना और यहाँ ये आपका जहाँपना है, ये सीरी हैं। इनके बारे में हम भी पढ़ेंगे।
दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य यानी कि भवन और निर्माण की जो कलाएं होती हैं वो स्थापत्य कलाएं कहलाती हैं, इनके माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है। मगर और भी महत्वपूर्ण क्या है कि वे इतिहास की तारीख एक वचन और त्वारीख बहुवचन, यानी कि तारीख जो है वो एक वचन में कहा जाता है और त्वारीख बहुवचन में कहा जाता है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा में फ़ारसी में लिखे गए थे। तो जो उनके बारे में इतिहास में लिखा गया था वो तारीख कहलाता है। ये देखिए, पांडुलिपि को तैयार करने के लिए 4 चरण, पांडुलिपि हमने पहले पढ़ी थी और उनको तैयार करने के 4 चरण होते थे। पहला होता था कागज़ को तैयार करना, ये नंबर 1 है, कागज़ को तैयार करना। उसके बाद दूसरा होता था लेखन कार्य करना। तीसरा होता था महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान देना और उनको आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर, तीसरा ये सोने को पिघलाना, और चौथा होता था उनकी जिल्द तैयार करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक पांडुलिपि तैयार करने का पिक्चराइजेशन दिखाया गया है। इसमें पहले कागज़ को तैयार किया गया था, फिर पहले नंबर 1 पे इसमें कागज़ को तैयार किया गया, फिर नंबर 2 में इसमें लिखा गया इसको, नंबर 3 इसमें जो महत्वपूर्ण का जो लाइनें होती थी उनमें सोना पिघला कर डाला जाता था, और चौथा क्या होता था, उन पर जिल्लत तैयार करना, यानी कि उनके कवर तैयार करना। त्वारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। जो त्वारीख मतलब बहुवचन, प्लूरल्स, जो ये इतिहास की घटनाएं लिखते थे वो कवि भी होते थे, प्रशासक होते थे और दरबारियों के पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे। सुशिक्षित मतलब जिन्होंने अच्छी से शिक्षा ग्रहण की हुई होती थी और जो इन घटनाओं का वर्णन भी करते थे। शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे और वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे, यानी कि न्याय के विरुद्ध जाने के लिए मना करते थे और न्याय संगत शासन करने में राजा के सहायता करते थे या उन पर राजा पर बल देते थे कि उन्हें न्याय संगत रहना चाहिए। न्याय चक्र 13वीं सदी के एक इतिहासकार हैं मुदिब्बर। उन्होंने क्या लिखा था, राजा का काम था सैनिकों के बिना नहीं चल सकता था, सैनिक वेतन के बिना नहीं चल सकती थी, और वेतन आता था किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से। लेकिन किसान भी जो थे वो राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वो खुशहाल प्रसन्न रहेंगे, जब उनकी खेती अच्छी होगी, है ना, तब उन पर ज़रूरत से ज़्यादा कर नहीं लगाया जाता। ऐसा तभी हो सकता था जब राजा न्याय और ईमानदारी से प्रशासन को बढ़ावा दे। ये कुछ और बातें थी ध्यान में रखने की। त्वारीख के लेखक जो थे वो नगरों में रहते थे। कहाँ रहते थे? नगरों में। ये इम्पोर्टेंट है, गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार या लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। मतलब ये जो था कि जन्म से अधिकार लेकर रखना, बोलते थे राजा को कि भाई राजा बनना आपका जन्म से अधिकार है, और लिंग भेद यानी कि पुरुषों को ज़्यादा मान्यता दी जाती थी, पुरुषों को जो है पुरुषों के महत्व को ज़्यादा बताया जाता था। ऐसे समाज की व्यवस्था बनाए रखने की सलाह ये राजा को देते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी थी। रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी और वो 1236 में सिंहासन पर बैठी थी। उस युग के इतिहासकार थे एक मिन्हाज सिराज। उन्होंने स्वीकार किया था कि वे अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय पुरुष को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया क्योंकि वो एक स्त्री थी, है ना, तो स्त्रियों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था उस समय। रजिया के दरबार में मिन्हाज सिराज के विचार। मिन्हाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन ही होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा जो कि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने जो है अपने अभिलेख और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है और आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी थी रुद्रमा देवी। उनका शासनकाल था 1262 से 1289 के
वो व्यवहार से राज्य का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी जो थी वो अपने अभिलेखों में अपने पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया करती थी। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा, उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। और जाहिर है प्रजाओं ने अपने प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा, मतलब उनकी जो जनता होती थी प्रजा, उन्होंने उन्हें दीदा कहा होगा। दिलजीत सल्तनत का विस्तार गैरिशन शहर से साम्राज्य तक। शमशुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर हैं ये, यहाँ पर आप इन्हें जूम करके देख सकते हैं। आप इन्हें जूम करके देख सकते हैं। और 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिशन हो, यानी कि रक्षक सैनिकों की टुकड़ी हो जो होते थे, उनके निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसीलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। भीतरी प्रदेश क्या होते थे? किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हों, मतलब जो बंदरगाह के आसपास जगह होती थी, शहर होते थे, वो बंदरगाहों के लिए वस्तु और सेवाओं की पूर्ति करते थे। और गैरिशन शहर कैसे होते थे? किलाबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते थे। तो दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिशन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम में भी उनसे संपर्क के नाजुक क्षेत्र छिन्न-भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो ज़रा सी कमज़ोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा लेकर खड़े हो जाते थे। और इन्हीं चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसकी संस्थापन जो है गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ था और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ था। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों में पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान जो है गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया था और शिकारी संग्राहकों तथा चारागाहों को उनके पर्यावास से निकाल दिया गया था। वह ज़मीन किसानों को दे दी गई थी और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया था। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बसाए गए थे। दूसरा विस्तार था सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किया गया था और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे थे। इन अभियानों में सल्तनत को सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली थी। दिल्ली सल्तनत को सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को पराजित किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनते थे और साथ ही किसानों से वसूल करते थे, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था? किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और अलाउद्दीन खिलजी का ये दक्षिण भारत का अभियान है कि इसमें दिखाया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरह से विजय प्राप्त की थी इन राज्यों पर। तो आप इन्हें इस जूम करके देख सकते हैं। चित्तौड़, गुजरात, रणथंभौर, देवगिरी, ये सब इसके सैनिक अभियान किए गए थे और आप इन्हें जूम करके देख सकते हैं। उसके बाद 12वीं सदी के आखिर में दशक में बनी कुवैत इस्लाम मस्जिद, और ये उसकी मीनारें हैं। यहाँ जामे मस्जिद है, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है ये। इतिहास में इस शहर को दिल्ली कहना, यानी कि पुराना शहर कहा गया है, दिल्ली कोहना कहा गया था। और इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तार किया था। मीनार जो है वो 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। ये कुतुब मीनार जो आप लोग आज भी देखते हैं, जो आज तक भी खड़ी हुई है। ये मस्जिद क्या होती थी? मस्जिद होती थी, यह एक अरबी शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ था ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा कर सकें, घुटना और माथा टेक कर बैठ सकते थे, है ना। और जामा मस्जिद जो थी
वह मस्जिद होती थी जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते थे। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में सबसे अधिक सामान्य और विद्वान पुरुष जो इमाम होते हैं इनके, और उसे इमाम के रूप में चुना जाता था। इमाम जो था वो शुक्रवार को नमाज के दौरान धर्मोपदेश यानी कि खुतबा भी देता था। नमाज के दौरान मुसलमान जो थे उनका मुंह मक्का की तरफ होता था, मक्का की तरफ मुँह करके वो खड़े होते थे। और भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता था, इसीलिए वो मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है, इसीलिए वो पश्चिम की तरफ मुँह करके पढ़ते हैं। बेगमपुरी मस्जिद है यह महमूद तुगलक के राज्यकाल में बनाई गई थी दिल्ली में। इसकी नई राजधानी जहाँपना थी, जहाँ पर विश्व की शरण स्थली थी, और इसकी मुख्य मस्जिद के तौर पर यह बनाई गई थी। हमने चाहे मैप 1 में भी देखा था जहाँपना को, वहीं पर ये मस्जिद बनाई गई थी। उसके बाद दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई थी, क्योंकि अब मोहम्मडन्स शासकों का जो है राज होता जा रहा था, तो वो मस्जिद बनवाने लगे थे। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने का दावे को बल मिलता था, और सम्मान, आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का भी बोध मिलता था। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना ज़रूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि में से आते थे। कोई मतलब अलग अलग, कोई अफ़गानिस्तान से आ रहा है, कोई अरब से आ रहा है, तो इन सबको एक ही पृष्ठभूमि बनाना ज़रूरी था, है ना। इसीलिए वो अलग अलग आते थे और इसीलिए वो मस्जिदों का निर्माण करा रहे थे। ये ऊपर मोट की मस्जिद है, सिकंदर लोदी के शासनकाल में ही है, उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, नज़दीक से एक नज़र देखते हैं। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समापन के लिए एक विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की ज़रूरत थी। दिल्ली के आलंबिक सुल्तान जो थे, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना पसंद करते थे। मतलब अपने जो उनके सामंत और जमींदार होते थे उनके स्थान पर अपने गुलामों को नियुक्त करते थे सूबेदार के जगह पर। तो इन गुलामों को फ़ारसी में बंदगी कहा जाता था, और इन्हें सैनिक सेवा के लिए ख़रीदा जाता था। इन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। गुलामों को वे चूँकि पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसीलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर ही निर्भर हो सकते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय होते थे। बेटों से बढ़कर गुलाम, सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। खिलजी तथा तुगलक शासक बंदका का इस्तेमाल करते रहे, और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी थी। आश्रित कौन होते हैं? जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर हो। तो आश्रित जो लोग होते थे वो निम्न वर्ग के लोग होते थे, और इन्हें ऊंचा पद दिया जाने लगा। इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी थी। क्यों? क्योंकि राजनीतिक लोग सोचते थे कि ये निम्न स्तर के लोग होकर भी उच्च पद पर बैठते हैं। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों के और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारी जो होते थे उनके लिए वफादार नहीं होते थे। नए सुल्तानों के अपने अलग नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच में टकराहट शुरू हो जाते थे, है ना, अपने नौकरों के लिए या गुलाम को लेकर। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के जो लोग होते थे उनको संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को भी गहरा धक्का लगने लगा था। फ़ारसी तारीख के लेखकों ने निचले ख़ानदान के लोगों को उच्च पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना करनी शुरू कर दी थी। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारीजन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज़ खुमार नामक कलाल जो थे वो शराब बनाने और बेचने वाले, फ़रोज हजम नामक नाई, मन का तब्बाक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जयालुद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों को उल्लेखन सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की क्षमता के उदाहरण के रूप में किया है।
पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों का भिन्न भिन्न प्रकार और इलाके के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। ये इलाके जो थे वो इक्ता कहलाते थे। इन्हें संभालने वाले अधिकारी जो होते थे वो इक्तादार कहलाते थे। मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज क्या होता था? सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्ता में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले में वेतन के रूप में मुक्ति जो अपना इलाकों से राजस्व वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि उनके पद पर वंश परंपरा से ना चले और कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था और मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और संख्या के अनुसार सैनिक रखें। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों, अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने के लिए बाध्य कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया था। स्थानीय सामंतों से लेकर कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया था, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया था। सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार जो थे वो राजस्व के निर्धारण वसूली अधिकार के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे थे। उस समय 3 तरह के कर होते थे। कौन कौन से? कृषि पर होता था जिसे खराज कहा जाता था और जो किसानों की उपज का लगभग 50% होता था। मवेशियों पर कर लगाए जाते थे और घरों पर कर लगाए जाते थे। यह याद रखना ज़रूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो था वो दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने सुल्तान की अनेक सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बताया कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ी खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस झुरमुटों में रहते थे। तो इस समय जो है सरदार की रक्षा व्यवस्था का वर्णन इसमें किया गया है और आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं जूम करके। चंगेज़ खान अभी नए वंश आ गए थे राजा नए। चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना आधुनिक जो उज़्बेकिस्तान है वहाँ पर हमला किया था और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली से सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा था। अलाउद्दीन खिलजी जो थे और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों का दावे बढ़ गए थे। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तान को एक साथ विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी थी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इन चुनौतियों का सामना कैसे किया था। ये एक टेबल है और इस टेबल में दिखाया गया है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में कंपैरिजन दिखाया गया है। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए थे, 1299 में और 1300 में। 1302 और 1303 में इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी की थी। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ और मंगोल सेना परास्त हुई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उससे ने ट्रांसऑक्सिया पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सारी नामक एक नया गैरिसन बनवाया और नया गैरिसन शहर बनाने के लिए मोहम्मद तुगलक ने क्या था। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में सबसे पुराने शहर दिल्ली कोहाना को निवासियों से खाली करवा दिया था और वहाँ जाकर छावनी बना दी थी। पूरे शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद में भेज दिया था, जो दिल्ली
कोहना को खाली करवा के जो वहाँ से निवासी थे वहाँ के, उन्हें सबको दौलताबाद भेज दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहते हैं, सैनिकों को पेट भरने की समस्या को पूरा करने के लिए गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया और किसानों की पैदावार को 50% हिस्सा करके तौर पर तय कर दिया था। और इन्होंने क्या किया था, सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इस दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के वेतन के लिए क्या कहा था, सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया था। जो वो एकता वसूल करते थे वो नहीं था, इन्हें वेतन दिया जाने लगा था नगद। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें ना बढ़ा दें। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर भी नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सज़ा मिलती थी। मोहम्मद तुगलक ने क्या कहा था, मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह मुद्रा चलाई थी, सांकेतिक मुद्रा। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर भी सस्ती धातु के होते थे। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था, इसलिए वे बहुत चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्कों को बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। उसके बाद है उन्होंने प्रशासनिक कदम क्या उठाए थे। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम जो थे वो काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाज़ार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत विशेष प्रशंसा की है और मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया था। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम जो थे वो बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो भी कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई थी। दौलताबाद ले गए जाने के से लोग बहुत नाराज़ थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बागबात पर उतर आई थी और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी भी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहाँ अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतीक्षा पर था, वहाँ मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। अब देखते हैं 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत तालिका को हम एक बार फिर से देखेंगे। तुगलक वंश जो था वो 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा था। आप तालिका को 1 को चाहें तो बैक करके देख सकते हैं, जूम करके। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे और उनकी राजधानियाँ समृद्ध थीं और राज्य जो थे वो फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूत तो जैसे नए शासक समूह भी उभरे थे और इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। उनमें थे शेरशाह सूरी, एक 1500 से 1540 से 45 तक थे। इन्होंने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति कर ली थी कि मुग़ल सम्राट हुमायूं को 1530 से 1540, 1555 से 1556 तक चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित कर लिया था। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी के वाले कई तरीक़ों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया था। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 तक आए थे ये और इन्होंने मुग़ल साम्राज्य को समेकित किया, तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह को प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।